कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट हम लोग पढ़ने वाले थे, वही हमने पढ़ा था। ठीक, अब हम लोग आज उसके आगे पढ़ना चाहते हैं, इसको देखिएगा कैसे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो हमारे जब किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स काम नहीं करता है या एब्सेंट होता है, उस स्थिति में मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए, अब क्या होता है यहाँ पर, मैंने इसका एक और एक डायरेक्ट जुगाड़ भी है इसकी, सिर्फ समझने के लिए है। इसी का अल्टरनेटिव मेथड जो हमने कल पढ़ा था ना, जो कल आपको याद है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आज हम इसका अल्टरनेटिव एक मेथड पढ़ने वाले हैं। कैसे, तो चाहो तो लिख दो ऊपर, हेडिंग आप ना, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में क्या रहेगा, आप लिखना we know that f is equal to होता है dp/dt। ये क्या है, आगे लिखना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये मोमेंटम। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, that is vector f is equal to 0। इसके मतलब क्या आ जाएगा, वेक्टर dt is equal to 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेक्टर p is equal to कांस्टेंट। क्योंकि आप जानते हो कि जब हम किसी भी चीज का कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस करते हैं तो 0 आता है। तो चूंकि p का डिफरेंस 0 आ रहा है, p का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, p इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब p क्या है, p है मोमेंटम। मतलब क्या हुआ, इसे यदि फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यही तो मैंने आपको अभी बताया था, क्या था कि मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ठीक। आगे अब यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल है जो आपने 9th में पढ़े थे, ख्याल से मैंने पढ़ाया था। इसका पहला एग्जाम्पल है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या होता है वो समझिए। आप जानते हो बच्चों कि जब हम कभी भी किसी राइफल से, गन से फायर करते हैं तो आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, आपने फायर तो नहीं की होगी कि जब हम गन चलाते हैं तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे की तरफ जाती है। तो ये जिसको कि हमको जो हमारे सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो अपने शोल्डर पर उसको रख करके फिर चलाते हैं। ठीक, बस इसी बात को यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये जो एग्जांपल है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है। ये क्या है बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसमें आप लिखिएगा लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, capital M and small m be the mass of gun and bullet. And after firing, the velocity of gun and bullet is capital V and small v. क्या हुआ, हमारे पास एक गन है जिसका राइफल है जिसका मास एम है, एक बुलेट है उसका मास स्मॉल है, और फायरिंग के बाद उनकी स्पीड कितनी है, v एंड v। क्या ध्यान देना, बिफोर फायरिंग कितनी स्पीड होगी मोहित? जीरो। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम राइफल को ऐसे पकड़ते हैं, हमने राइफल को पकड़ रखा है, तो राइफल की स्पीड कितनी है, 0, क्योंकि वो रेस्ट में है। उसके अंदर बुलेट है, वो भी रेस्ट में है। अच्छा, जब हम लोग राइफल चलाते हैं तो क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है? नेहा, सर एक बार क्वेश्चन फिर से बता दो। हाँ, जब हम लोग फायरिंग करते हैं बुलेट से, गन से, तो क्या हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं? नो सर। नो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो उसके अंदर के सिस्टम से ही चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एब्सेंट है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ लगेगा। ठीक है, तो लिखिएगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, because there is no external force, क्या लिखा आपने? because there is no external force material, external force, hence the momentum of the system remains constant. The momentum of the system remains constant. That is initial momentum is equal to final momentum। यानी बच्चों, चूंकि इनिशियल मोमेंटम कितना होना चाहिए यहाँ पे, 0। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये कितना होगा, ये होगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, और small v is equal to minus capital N, capital N upon small n into sorry, hence capital V is equal to minus small n over capital N V। सर नीचे का दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। ये V, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस m अपॉन m इनटू कैपिटल स्मॉल v। अब यहां देख सकते हो बेटा, ये साइन है माइनस का,
इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पीड किसकी है, गन की, ये स्पीड किसकी है, राइफल की। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ गन इज अपोजिट टू स्पीड ऑफ राइफल, है ना। इसलिए जब गन आगे जाती है, उसमें बुलेट आगे जाती है, तो गन पीछे की तरफ आती है। इस चीज को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, इसको बोलते हैं रिकॉइल। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ये भी आप ध्यान देना बेटा, ये जो कैपिटल बी है और स्मॉल बी, इसमें से कौन बड़ा होगा, स्मॉल बी या कैपिटल बी? किसकी स्पीड ज्यादा होगी? किसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्मॉल बी की या स्मॉल वी। स्मॉल वी। स्मॉल वी। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बेटा गन बहुत तेजी से आगे जाती है और राइफल उतनी तेजी से आगे नहीं जाती है ना, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो जितना अधिक मास होगा गन का, स्पीड उसकी उतनी ही कम होगी। यानी कि जो गन जितनी अधिक भारी होती है, जितनी हैवी होगी, वो उतना ही पीछे कम जाएगी, नहीं तो वो अधिक पीछे जाएगी, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। एक आपने मतलब देखा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट में आप जानते हो क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्सन भी यही एग्जाम्पल है बेटा। उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ही फ्यूल होता है, उसके अंदर ही उसमें इग्निशन होता है और फ्यूल से गैस नीचे की तरफ आती है। जब गैस नीचे आती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर एक समस्या है, इसका जवाब मुझे चाहिए, देखिए कौन देता है। कि अभी मैंने आपसे कहा कि रॉकेट प्रोपल्सन इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। क्योंकि गैस नीचे आती है, वो ऊपर जाती है। तो ये तो उसका भी एग्जांपल लग रहा है अपने को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी तो लग रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गैस नीचे जा रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ये किसका एग्जांपल है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है या कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ का है, बताइए। निशांत, सर थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का है, लेकिन अभी मैंने तो बताया कि ये एग्जांपल इसका है। सर हाँ सर मेरे हिसाब से ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, क्योंकि जो थर्ड लॉ है उसमें एक्शन रिएक्शन जो पेयर्स होता है, उसमें जो फोर्स लगता है, मतलब जैसे एक्शन फोर्स एक बॉडी में लगा तो रिएक्शन दूसरी बॉडी में लगता है, वो एक ही बॉडी में काम नहीं करता। तो ये कंजर्वेशन वाला होगा। बेटा रानी ने खुश कर दिया, बहुत दिनों के बाद इसका आंसर मुझे मिला है पहली बार। ढेर सारा आशीर्वाद, बिल्कुल यही इसकी पहचान है बेटा। अच्छे अच्छे बच्चों को तो मास्टरों को भी नहीं होती कई बार, इन दोनों में यही अंतर है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आप नाव के अंदर हैं निशांत, तो आपने क्या किया, जंप करके आप बाहर आ गए, तो नाव कहाँ जाएगी? निशांत सर
नाव थोड़ी सी मतलब पानी में आप नाव जो है पूरे किनारे पे आ चुकी है, बोट जो है आपने बोट से बाहर जंप कर दिया, तो आप बाहर आएंगे तो बोट कहाँ जाएगी? सर पीछे चली जाएगी थोड़ी सी। ओके, एग्री। ये किसका एग्जांपल है? थर्ड लॉ का है या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है? सर थर्ड लॉ का है। नो, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर पर इसमें तो एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना, अलग अलग बॉडीज पे। कहाँ लगा रहे हैं? एक ही बॉडी है। जब आप नाव के अंदर हैं, जिस वक्त जब आप नाव के अंदर हैं तो आप और वो एक ही हैं। अलग तो आप जब हुए जब जंप करके बाहर आ गए आप। जब ब्लेड गन के अंदर है तो एक ही है वो, जब ब्लेड बाहर आ गई तब दो हुए हैं। हाँ, आपने जमीन पर पैर मारा तो जमीन आपको अर्थ आपको आगे फेंक रही है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये ध्यान देना बेटा, बहुत माइन्यूट बात। इसको कैसे पहचाने? उसने बिल्कुल सही जवाब दिया था नेहा ने कि थर्ड लॉ जो होता है उसमें जो दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी होती है तो दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन कंजर्वेशन मोमेंटम में एक ही बॉडी होती है, सिर्फ सिस्टम में एक ही बॉडी होती है। जैसे राइफल से आपने फायर किया तो बिफोर फायरिंग गन और बुलेट एक ही सिस्टम तो है। जब आप नाव के अंदर हैं तब आप एक ही तो हैं। जब आप रॉकेट के अंदर गैस भरी हुई है, फ्यूल भरा हुआ है, उसमें आग नहीं लगी है, तब तक वो एक ही तो है। वो तो जब उससे बाहर निकलते हैं तब दो होते हैं। लेकिन जब आप दौड़ने की कोशिश करते हैं जमीन पर तो वहां पे आप अलग हैं, अर्थ अलग है। इसलिए वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो यदि कोई पूछता है आपसे तो याद रखना हमेशा हमेशा के लिए कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। होता सेम है, एक्शन रिएक्शन होते हैं, अभी हो रहा है, लेकिन और जो कंजर्वेशन मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है? वो सेम एक ही बॉडी पे होता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से। निशान तो नेहा दोनों सुनेंगे ध्यान से। सामने एक ग्लास, खिड़की में एक ग्लास लगा हुआ है, ठीक है? दो ग्लास लगे हैं, दो अलग अलग खिड़की में, सेम खिड़की है, सेम सब विंडो है, सेम विंडो में दो सेम ग्लास लगे हैं। एक ने एक पत्थर लिया, उसमें फेंक के मारा, और दूसरे ने उसमें फायरिंग कर दी। कौन सा कांच ज्यादा फूटेगा, फायरिंग वाला या पत्थर वाला? और कितना ज्यादा फूटेगा? सर पत्थर वाला फूटेगा। अच्छा, जो गणित जो चल रही है उसमें कुछ नहीं हुआ उसको? गन का क्या होगा ठाकुर? सर जितनी बड़ी बुलेट है उतने से ही निकल, मतलब उतना ही होल होगा। तो ठीक है, और तो पत्थर में कितना होगा? जितना पत्थर उतना हो जाएगा। नो सर, अगल बगल का भी फूट जाता है, फूट जाएगा। अच्छा, तो उसमें वो भी हो जाएगा। बहुत अच्छे। सर क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो कांटेक्ट में ज्यादा नहीं आता तो फूटता नहीं है, पर पत्थर का धीरे आता है इसीलिए ज्यादा फूटेगा। हाँ, अब ठीक है, गुड। क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ द फोर्स है वो टाइमिंग स्टोन की ज्यादा है, क्योंकि वो धीमी स्पीड से जा रहा है, तो वो जब टकराएगा तो उसके पास टाइम है कि वो अपना पूरे फोर्स को उस पूरे ग्लास पर स्प्रेड कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा? पूरा ग्लास ही फूट जाएगा। लेकिन जब हम बुलेट से फायर करते हैं तो इतना फास्ट होता है वो कि उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो उस फोर्स को पूरे में इम्प्लीमेंट कर सके, उसको ट्रांसफर कर सके। जब फायरिंग करते हैं, हम गन से फायर करेंगे तो केवल उतना ही छेद होगा जितना कि उस बुलेट का साइज है, जबकि पत्थर यदि आपका इतना बड़ा है तो पूरा खांच टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात, यही अंतर है, ट्रांसफरिंग ऑफ द एनर्जी। ओके, चलिए
अब इसके बाद के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मैं अब आपको करने वाला हूँ। रॉकेट और प्रोपोर्शनल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल एक आपको मुझे करवाना है अभी, वो बहुत आवश्यक है। हालांकि वो डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो बिना उसके कोई भी नीट का एग्जाम या कोई भी जी मेंस का एग्जाम होता नहीं है, तो इसलिए वो मुझे करवाना जरूरी है। हेडिंग डालिए आप, कनेक्टेड मोशन। हेडिंग होगा कनेक्टेड मोशन। ठीक, ये होते क्या है पर ये समझ लो। आज इसको हम लोग पढ़ेंगे, कल इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बच्चों इसमें क्या होगा कि ऐसे हम लोग ये एक पुली है और इस पुली पर एक स्ट्रिंग डाल दी आपने इस प्रकार से ये, और आपने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रखा दिए, एक ये और ये। ठीक, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, ये यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स को आप लोग क्या बोलोगे, वेट। वो वेट कितना होगा, m1 की, राइट, ये होगा ना। ओके, इसके अगेंस्ट में एक टेंशन लगेगा इसके ऊपर, ठीक, स्ट्रिंग के ऊपर। अब यहाँ पर आ जाइए, ये बॉडी का मास m2, तो यहाँ जो वेट लगेगा वो m2g होगा। क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से हैं, तो जितना टेंशन यहाँ होगा उतने टेंशन यहाँ होगा। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि m1 जो है वो m2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी ये इस जो ये नीचे की तरफ आएगी, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे की तरफ, राइट। समझ में आ गया हो तो डायग्राम बना लीजिए। बन जाए तो एक बच्चा बोल देगा। यस सर, हो गया। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है, तो अभी मैं आपको कुछ क्या लिखवाने वाला हूँ। मैं आपको लिखवाने वाला हूँ कि एक पुली है जिस पर एक इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस एक स्ट्रिंग डाल रखी है, जिसके एक एंड पर हमने एक बॉडी लगा रखी है जिसका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। तो यहाँ ये भी हमने बता दिया है कि m2 इज मोर देन m1, जिसकी वजह से क्या होगा कि m2 नीचे आएगा, m1 ऊपर जाएगा, है ना। इसी बात को लिखना चाहता हूँ मैं, लिखिएगा, लेट m1 एंड m2, लेट m1 एंड m2, और m2 के बाद ब्रैकेट में लिखूंगा, लेट m1 एंड m2 ब्रैकेट में m1 लेस देन m2, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखिए b the two masses, b the two masses, b the two masses connected at the ends of a, connected at the ends of a weightless
weightless inextensible string, weightless inextensible string which goes over a frictionless and massless pulley, which goes over a frictionless and massless pulley. Line change. Let capital T be the tension in the string. Let capital T be the tension in the string and small a be the acceleration produced in the masses. And small a be the acceleration produced in the masses. Hence, for mass m1, hence for mass m1. अब देखो बेटा, ध्यान देना, अब इसकी बात करेंगे। रमेशा बेटा मुझे बताना कि ये इसमें से कौन सा फोर्स बड़ा है, टी या m1g? सर टी। टी, वेरी गुड। क्यों? सर अगर जी ज्यादा होता तो वो नीचे की तरफ जाता और टी ज्यादा इसलिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये ऊपर जो जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, वो क्या है, वो बड़ा है। तो देखिए नेट फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस m1g, यही होगा ना? अच्छा, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ मास कितना है? m1, एक्सेलरेशन कितना है? a। क्या हो जाएगा? m1a इज इक्वल टू t माइनस m1g, राइट? इक्वेशन नंबर 1। Now for mass m2, यहाँ आपकी समझ में आ रहा होगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने को? m2a इज इक्वल टू m2g माइनस टी, राइट? फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, m2 इनटू a इज इक्वल टू m2g माइनस टी। क्योंकि जो भी बॉडी नीचे आ रही है तो डेफिनेटली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही फोर्स होगा उसका। लिखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से a कॉमन, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 जी। राइट? देन कितना आ गया है? a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। यानी कि इस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आएगी। बस मान लो हम कहते हैं कि ये इसका मास 4 kg है, इसका मास 3 kg है, तो क्या करते हैं हम लोग? 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपको ये पता है कि दोनों को सेम कर दो,
ये भी है कर दो, 4 कर दो, तो 4 - 4 कितना आ जाएगा 0, ये हो गया 0, मतलब ना तो वो नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। यानी कि इस फार्मूले से आप ये किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जाएगी वो निकाल सकते हो, और इससे कैसे ऊपर जाएगी वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक ही वैल्यू है। तो आपको टी और निकालना है, तो हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो a से a कट जाएगा, तो क्या आ गया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस g। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m1 m2 g माइनस m1 t इज इक्वल टू m2 t माइनस m1 m2 t। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएंगे तो m1t प्लस m2t। फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2m1 m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2t। क्या करने वाले हैं, इसके बाद लास्ट स्टेप लिखिए, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। अब यहाँ देखो ये हो गया, इसको मैं एक अलग तरीके से भी हम इन दोनों फार्मूले को लिख सकते हैं कि अब यदि आपको कहीं भी निकालना है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं आप A इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू मासेस अपॉन sum of two masses into g, राइट। यानी कि जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी, हमने कहा कि 10 और 6 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 6 अपॉन 10 प्लस 6 इंटू जी, आंसर सिंपल है ना। यदि आप इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, t इज इक्वल टू 2, तो रहेगा product of two masses upon sum of two masses into g। ये भी निकालना आसान है। हमने कहा मान लो एक का 4 है, एक का 6 है, तो कैसे निकालोगे, ये निकालना है तो ये कितना जाएगा अपने को, a इज इक्वल टू 4 माइनस 6 यानी कि 2 अपॉन 10 इंटू 10, आंसर कितना आ गया 2। इसी का निकालना है t, तो t इज इक्वल टू 2 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 होता है 24 इंटू 2 48, 48 अपॉन 10 इंटू 10, कितना आंसर आ गया 48।
तो इस प्रकार से आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर, एक नई मैंने आपको टेक्निक बताई है, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। कल हम लोग इसकी और भी कुछ अलग अलग, अभी तो इसमें एक ही पुली लगी हुई है, अभी हम इसमें बहुत सारी पुली लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका लेवल भी धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा। राइट, तो ये था आज का। मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ में आया होगा। आया है तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं मीटिंग को, रिकॉर्डिंग को एंड कर